अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अध्यायों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मर्डर ऑन लिंक्स अध्याय 5 मिसेस रेनॉल्ड की कहानी। हमने देखा कि मोज़े हॉटेट हमारा हॉल में इंतजार कर रहे थे। हम सब ऊपर की ओर चल दिए और फ्रांसोइस आगे आगे रास्ता दिखाते हुए चल रही थी। पॉयरो जिगजैग अंदाज में सीढ़ियां चढ़ रहा था, जो मुझे अजीब लगा, लेकिन उसने धीरे से कहा, कोई ताज्जुब नहीं कि नौकरों ने मोज़े रेनॉल्ड को सीढ़ियां चढ़ते सुना। हर सीढ़ी चरमराती है, जैसे किसी को जगा दे। सीढ़ियों के ऊपर एक छोटा सा रास्ता बाई ओर मुड़ता था। ये सर्वेंट क्वार्टर्स है, बेक्स ने समझाया। हम एक कॉरिडोर में आगे बढ़े। फ्रांसोइस ने सबसे आखिरी दाई ओर वाले कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक हल्की सी आवाज आई, आ जाइए। हम सब एक बड़े धूप से भरे कमरे में दाखिल हुए, जो समंदर की ओर खुलता था। समंदर लगभग 1/4 मील दूर चमक रहा था। एक सोफे पर तकियों के सहारे लेटी हुई डॉक्टर ड्यूरेंट की देखरेख में एक लंबी और प्रभावशाली महिला थी। वह मिडिल एज की थी और उनके पहले काले बाल अब लगभग पूरे सफेद हो चुके थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में जबरदस्त ताकत और जीवंतता थी। साफ महसूस हो जाता था कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है, जिसे फ्रेंच में कहते हैं उन मैट्रेस फेम। उन्होंने सिर झुकाकर हमें अभिवादन किया। प्लीज बैठ जाइए मैसियोस। हम कुर्सी पर बैठ गए और मैजिस्ट्रेट का क्लर्क एक गोल मेज पर बैठ गया। मोज़े हॉटेट ने बात शुरू की। आशा करता हूँ मैडम कि जो कुछ भी कल रात हुआ उसे दोहराना आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा। बिल्कुल नहीं मोज़ेयर, अगर उन हत्यारों को पकड़ना है तो समय की कीमत समझनी चाहिए। ठीक है मैडम, मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप सिर्फ जवाब दीजिए। इससे आपको कम थकान होगी। आप कल रात कितने बजे सोने गई? 9:30 बजे मोज़ेयर, मैं थकी हुई थी। और आपके पति? लगभग 1 घंटे बाद शायद। क्या वो परेशान लग रहे थे? नहीं, आम दिनों से ज्यादा नहीं। फिर क्या हुआ? हम सो गए। मुझे अचानक जाग आई जब किसी ने मेरा मुंह हाथ से दबा दिया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन हाथ की वजह से नहीं कर पाई। कमरे में 2 आदमी थे, दोनों ने चेहरे ढक रखे थे। क्या आप उनका हुलिया बता सकती है? एक बहुत लंबा था और उसकी लंबी काली दाढ़ी थी। दूसरा नाटा और मोटा था, उसकी दाढ़ी लाल रंग की थी। दोनों ने टोपी पहनी हुई थी, जो आंखों तक आ रही थी। मैजिस्ट्रेट ने सोचा, बहुत ज्यादा दाढ़ी। आपका मतलब वो नकली थी? हाँ मैडम, लेकिन आप कहानी जारी रखिए। नाटा आदमी मुझे पकड़ रहा था। उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया और फिर मुझे हाथ पैर से बांध दिया। लंबा आदमी मेरे पति के पास खड़ा था। उसने मेरी ड्रेसिंग टेबल से छोटा पेपर नाइफ उठा लिया था और उसे मेरे पति के दिल की तरफ ताने हुए खड़ा था। फिर दोनों ने मेरे पति को जबरदस्ती से उठाया और बगल वाले ड्रेसिंग रूम में ले गए। मैं डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनने की कोशिश की। वे बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, लेकिन मैंने भाषा पहचानी। दक्षिण अमेरिका की तरफ बोली जाने वाली टूटी फूटी स्पेनिश थी। वे मेरे पति से कुछ मांग रहे थे। फिर वो गुस्से में आ गए। शायद लंबा आदमी बोल रहा था, तुम जानते हो हमें क्या चाहिए? सीक्रेट कहाँ है? मेरे पति ने क्या जवाब दिया पता नहीं, लेकिन दूसरा बोला, झूठ मत बोलो, हमें पता है वो तुम्हारे पास है। चाबियां कहाँ है? फिर मैंने दराज खुलने की आवाज सुनी। ड्रेसिंग रूम में दीवार में एक तिजोरी है, जिसमें मेरे पति अक्सर पैसे रखते हैं। लियोन बताती है, तिजोरी खाली मिली, लेकिन जो चीज वे ढूंढ रहे थे शायद वो वहां नहीं थी। फिर लंबा आदमी गुस्से से चिल्लाया और मेरे पति को कपड़े पहनने का हुक्म दिया। शायद घर में किसी आवाज ने उन्हें चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को आधे कपड़े पहनकर ही वापस मेरे कमरे में धकेल दिया। पॉयरो ने टोका, माफ कीजिए, उस ड्रेसिंग रूम में से और कोई रास्ता नहीं था? नहीं मोज़ेयर, सिर्फ मेरे कमरे में खुलने वाला दरवाजा था। वे मेरे पति को मेरे कमरे से घसीटते हुए लाए। नाटा आदमी आगे और लंबा आदमी पीछे, हाथ में चाकू लिए हुए। पॉल ने मेरे पास आने की कोशिश की। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसने कहा, मुझे उससे बात करनी है। फिर मेरे पास आकर बोला, सब ठीक है एलोइस, डरो मत, मैं सुबह से पहले लौट आऊंगा। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। फिर वे उसे ले गए और लंबा आदमी बोला, अगर एक भी आवाज निकाली तो मारे जाओगे। उसके बाद
मिसेस रेनॉल्ड ने आगे कहा। शायद मैं बेहोश हो गई। मुझे जो अगली बात याद है वो लियोन का मेरी कलाई मलना और ब्रांडी देना है। मैजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या आपको अंदाजा है कि हत्यारे किस चीज की तलाश कर रहे थे? बिल्कुल नहीं मोज़ियोर। क्या आपको कभी लगा कि आपके पति किसी डर या चिंता में थे? हाँ, मैंने उन्हें बदलाव देखा थे। कब से? शायद 10 दिन पहले। क्या आपने उनसे पूछा? एक बार, लेकिन उन्होंने टाल दिया। फिर भी मुझे यकीन था कि वे बहुत चिंतित हैं, लेकिन चूंकि वे मुझसे छुपाना चाहते थे, इसलिए मैंने भी अनदेखा करना सही समझा। क्या आपको पता था कि उन्होंने किसी डिटेक्टिव की मदद ली थी? डिटेक्टिव? मिसेस रेनॉल्ड चौंक गई। हाँ, ये सज्जन, मिस्टर हर्क्यूल पॉयरो। पॉयरो ने झुककर नमस्ते किया। ये आज ही आए हैं, आपके पति की चिट्ठी के जवाब में। फिर उन्होंने मुझे रेनॉल्ड की लिखी चिट्ठी उन्हें दी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी और सच्चे आश्चर्य से बोली, मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लगता है उन्हें खतरे का पूरा एहसास था। अब मैडम, मैं आपसे ईमानदारी की उम्मीद करता हूँ। क्या आपके पति के दक्षिण अमेरिका के समय का कोई ऐसा वाकया है जो इस हत्या से जुड़ा हो सकता है? मिसेस रेनॉल्ड गहरी सोच में पड़ गई, फिर सिर हिलाया। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता। हाँ, दुश्मन जरूर थे उनके, लेकिन कोई विशेष नाम नहीं बता सकती। मैजिस्ट्रेट ने दुखी होकर अपनी दाढ़ी सहलाई। क्या आप बता सकती हैं कि ये घटना किस समय घटी? हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने मेंटल पीस वाली घड़ी को 2 बजे सुना। उन्होंने उस चमड़े के केस वाली ट्रैवल क्लॉक की ओर इशारा किया, जो चिमनी पर रखी थी। पॉयरो अपनी सीट से उठा, घड़ी को ध्यान से देखा और सिर हिलाया। मोज़ियो बेग्स चेक कर बोला, और ये देखो, एक रिस्ट वॉच है, जो शायद हत्यारों ने ड्रेसिंग टेबल से गिरा दी होगी और टूट गई। उन्हें क्या पता था कि यही उनके खिलाफ गवाही देगी। उसने धीरे धीरे टूटी हुई कांच की बारीकियां हटाई। अचानक उसका चेहरा चौंकने से बदल गया। मोंडियो, उसने कहा, क्या हुआ? पॉयरो ने फुर्ती से वो टूटी हुई घड़ी उनसे ले ली और कान से लगाई, फिर मुस्कुराया। ग्लास टूटा हुआ है, हाँ, पर वॉच अभी भी चल रही है। सबने राहत की सांस ली, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने एक और बात सोची। पर अभी तो 7 नहीं बजे। नहीं, पॉयरो ने धीरे से कहा, अभी तो 5 बजकर कुछ मिनट हुए हैं। शायद ये घड़ी आगे चलती होगी। मैडम, मिसेस रेनॉल्ड ने थोड़ी परेशान होकर कहा, हाँ, ये घड़ी थोड़ी आगे चलती है, पर इतना नहीं कि 2 घंटे आगे चले। मैजिस्ट्रेट ने घड़ी वाली बात छोड़कर पूछताछ आगे बढ़ाई। मैडम, फ्रंट डोर खुला मिला। ऐसा लगता है कि हत्यारे उसी से अंदर आए, पर दरवाजा टूटा नहीं था। क्या आपको कुछ बात सूझती है? शायद मेरे पति लास्ट टाइम बाहर टहलने गए हो और वापस आकर दरवाजा ठीक से बंद करना भूल गए हो। क्या ये उनके लिए नॉर्मल था? हाँ, वो तो ऐसे ही थे, उन्होंने हल्की नाराजगी से कहा। एक बात और लगती है हमें सोचने लायक, कमिश्नरी बोले। अगर उन्होंने आपके पति को कपड़े पहनने दिए, तो लगता है कि वो जहां से ले जा रहे थे, वो जगह थोड़ी दूर थी। हाँ, पर ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो सुबह तक वापस आ जाएंगे। पॉयरो ने पूछा, मर्निलविल स्टेशन से आखिरी ट्रेन कब जाती है? 11:50 एक तरफ और 12:17 दूसरी तरफ, बेक्स ने बताया। पर शायद उनके पास कोई कार थी। हाँ, शायद, पॉयरो ने मायूस होकर कहा। मैजिस्ट्रेट ने कहा, अगर कोई मोटर से आया हो तो शायद किसी ने नोटिस किया हो। अच्छा पॉइंट है मोज़ियो बेक्स। फिर उन्होंने मिसेस रेनॉल्ड से पूछा, क्या आप किसी डोविन नाम के व्यक्ति को जानती हैं? डोविन? मिसेस रेनॉल्ड ने सोचा, नहीं, याद नहीं आता। क्या आपके पति ने ये नाम कभी लिया है? कभी नहीं। क्या आप किसी बेला नाम की लड़की को जानती हैं? वो ध्यान से मिसेस रेनॉल्ड को देख रहे थे, पर उन्होंने सिर हिलाया। फिर आगे पूछा, क्या आप जानती हैं कि कल रात आपके पति से मिलने कोई आया था? अब उनके गालों पर थोड़ी लालिमा आ गई, पर उन्होंने शांत स्वर में कहा, कौन? एक महिला। अच्छा, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने उस समय और कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैडम डबरॉयल का मर्डर से कोई संबंध है। उन्होंने कमिश्नरी को इशारा किया। वो बाहर गया और हाथ में एक शीशे का जार लेकर लौटा। उसमें से उसने एक खंजर निकाला। मैडम, उन्होंने धीरे से कहा, क्या आप इसे पहचानती हैं? हाँ, ये मेरा छोटा खंजर है। फिर उन्होंने उसका खून से सना सिरा देखा और डर से पीछे हट गई। क्या ये खून है? हाँ मैडम, आपके पति की हत्या इसी से हुई है।
उन्होंने तुरंत उसे छिपा लिया। क्या आप पक्के तौर पर कह सकती है कि यही वही खंजर है जो कल रात आपके ड्रेसिंग टेबल पर था? हाँ, ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट में दिया था। वो युद्ध में एयरफोर्स में था। ये स्ट्रीमलाइन एयरक्राफ्ट वायर से बनाया गया है। उनके चेहरे पर माँ का गर्व झलक रहा था। आपका बेटा अब कहाँ है? जैक, वो बेनस आयरिस गया है। क्या? हाँ, मेरे पति ने उसे कल रात टेलीग्राम किया था। वो पेरिस में था। फिर उसे साउथ अमेरिका जाना पड़ा। कल रात एक शिप शेयरबॉक्स से जा रही थी और उन्होंने उसे वहां जाने को कहा। क्या आपको पता है कि ये बिजनेस क्या था? नहीं, मुझे नहीं पता। पर मेरा बेटा ब्यूनस आयरिस से ओवरलैंड सैंटियागो जाने वाला था। मैजिस्ट्रेट और कमिश्नरी दोनों चौंक कर बोले, सैंटियागो? फिर से सैंटियागो? उसी वक्त पॉयरो मिसेस रेनॉल्ड के पास आया। वो खिड़की के पास खड़ा रहा, जैसे गहरे विचारों में हो। मैडम, क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूँ? वो थोड़ी हैरान हुई, पर उन्होंने हाथ आगे कर दिए। दोनों कलाई पर रस्सियों के गहरे निशान थे। पॉयरो ने ध्यान से देखा और उनके चेहरे पर जो हल्की उत्सुकता थी वो गायब हो गई। ये बहुत दर्द करते होंगे, उन्होंने कहा, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। अब मैजिस्ट्रेट बोले, जैक रेनॉल्ड को वायरलेस से तुरंत कांटेक्ट करना होगा। सैंटियागो वाली ट्रिप के बारे में हमें जानकारी चाहिए। फिर वो थोड़ा रुका। आपका मतलब है? मिसेस रेनॉल्ड ने धीरे से कहा, मेरे पति के शव की पहचान करनी होगी। हाँ, मैजिस्ट्रेट ने सिर झुका लिया। मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ जो जरूरत में हर चीज कर सकती है। मैं तैयार हूँ। कल सुबह भी कर सकती है। नहीं, मैं अभी करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा। दर्द में उनका चेहरा सिकुड़ गया। डॉक्टर, आप मेरी मदद करेंगे? डॉक्टर आगे आया, उन्हें क्लोक पहनाया। सब सीढ़ियां उतरने लगे। मोजियो बैग्स शेड का दरवाजा खोलने आगे गया। कुछ देर में मिसेस रेनॉल्ड दरवाजे पर आई। वो बहुत पीली थी, पर मजबूत लग रही थी। उन्होंने हाथ से चेहरा छुआ। एक पल मैस्योस, ताकि मैं खुद को संभाल सकूं। फिर उन्होंने चेहरा उठाया और मृत शरीर की ओर देखा। उसी समय वो अद्भुत संयम जो अब तक बना हुआ था टूट गया। पॉल, वो चिल्लाई, हे ईश्वर! और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तुरंत पॉयरो उसके पास पहुंचा। उसने उसकी आंखों की पलकें उठाई, नब्ज देखी। जब उन्हें यकीन हो गया कि वह सच में बेहोश हुई है तो वो पीछे हट गया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं एक मूर्ख हूँ मेरे दोस्त। अगर कभी किसी औरत की आवाज में सच्चा प्यार और दुख था तो वो अभी मैंने सुना। मेरी छोटी सी थ्योरी बिल्कुल गलत थी। अच्छा, अब मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। अध्याय 6, क्राइम सीन। डॉक्टर और मोजियो हॉटेट ने मिलकर बेहोश हुई महिला को घर के अंदर पहुंचाया। कमिश्नर उन्हें जाते हुए देख रहा था और सिर हिला रहा था। बेचारी औरत, उसने खुद से कहा, यह सदमा उसके लिए बहुत ज्यादा था। खैर, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब मोजियो पॉयरो, क्या हम उस जगह चले जहां मर्डर हुआ था? जैसा आपको ठीक लगे मोजियो बेग्स, पॉयरो ने जवाब दिया। हम घर से होते हुए बाहर निकले। रास्ते में पॉयरो ने सीढ़ियों की ओर देखा और असंतुष्ट तरीके से सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं होता कि नौकरों ने कुछ नहीं सुना। 3 लोग इन सीढ़ियों से नीचे उतरे और ये सीढ़ियां तो इतनी चिड़चिड़ाती है कि मरे हुए भी जाग जाए। रात का समय था, सब गहरी नींद में थे, कमिश्नर ने समझाया। लेकिन पॉयरो अब भी सिर हिला रहा था, जैसे उसे ये बात जमी नहीं। डोर के पास आकर वो रुक गया और घर को देखते हुए कहा, सबसे पहले उन्होंने फ्रंट डोर ही क्यों नहीं आजमाया? ये सबसे कम संभावना वाली बात थी। ज्यादा संभावना तो खिड़की को तोड़ने की थी। लेकिन ग्राउंड फ्लोर की सारी खिड़कियां तो लोहे की शटर से बंद थी, कमिश्नर ने कहा। पॉयरो ने फर्स्ट फ्लोर की एक खिड़की की ओर इशारा किया। ये उसी बेडरूम की खिड़की है जहां हम थे, है ना? और देखिए, उस खिड़की के पास एक पेड़ है जिससे ऊपर चढ़ना बहुत आसान है। शायद, कमिश्नर ने माना, लेकिन वहां जाने के लिए फूलों की क्यारी पर पाँव रखना पड़ता और शायद कोई निशान जरूर पड़ते। मैंने भी देखा, दोनों तरफ फूलों की क्यारियां थी जिनमें लाल जेरेनियम्स लगे थे। पेड़ का तना भी उन्हीं में था। देखिए, कमिश्नर ने कहा, सड़क और पगडंडी पर सूखी मिट्टी की वजह से निशान नहीं दिखते, लेकिन इस मुलायम मिट्टी पर कुछ न कुछ जरूर दिखता। पॉयरो पास जाकर मिट्टी को ध्यान से देखने लगा। वह पूरी तरह सपाट थी, कोई निशान नहीं। उसने सिर हिलाया जैसे बात मान ली हो।
ہم مڑنے ہی والے تھے کہ اس نے اچانک دوسری کیاری کی اور دوڑ لگا دی۔ موزیو بیگس، دیکھو یہاں بہت سارے نشان ہیں۔ کمشنر مسکرایا اور بولا، یہ تو مالی کے بھاری جوتے کے نشان ہیں، اور اس طرف کوئی پیڑ نہیں ہے، تو اوپر جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ صحیح ہے، پورو نے کہا، لیکن تھوڑا نراش دکھا۔ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ان نشانوں کا کوئی مطلب نہیں؟ بالکل نہیں، بیگس نے کہا۔ پورو نے آشچر جنک روپ سے کہا، میں تم سے سہمت نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ نشان سب سے مہتوپورن سراغ ہے جو ہم نے اب تک نہیں دیکھے ہیں۔ بیگس کچھ نہیں بولا، بس کندھے اچکا دیے۔ آگے چلے، اس نے کہا۔ ضرور، پورو نے کہا، میں بعد میں ان نشانوں کی جانچ کر لوں گا۔ اب ہم مکھیہ راستے کی بجائے دائیں مڑے۔ ایک سنکری پگڈنڈی جو جھاڑیوں سے گری تھی۔ تھوڑی اونچائی چڑھتے ہوئے ہم سمندر کا نظارہ دیکھنے والے ایک چھوٹے میدان میں پہنچے۔ وہاں ایک بینچ اور پاس میں ایک پرانا سا شیڈ تھا۔ تھوڑی دوری پر جھاڑیوں کی ایک قطار ویلا کی سیما درشا رہی تھی۔ بیگس نے جھاڑیوں کو ہٹایا اور ہم ایک کھلی زمین پر پہنچ گئے۔ یہ تو گولف کورس ہے، میں چونک گیا۔ ہاں، یہ پورا نہیں ہوا ہے، اگلے مہینے تک کھلنے کی امید ہے، بیگس نے بولا۔ شاید صبح جو لوگ باڈی کھوج کے لیے آئے تھے وہ یہی کام کر رہے تھے۔ میں نے بائیں اور دیکھا اور حیران رہ گیا۔ ایک لمبی سنکری گڈھی تھی اور اس میں پاس ایک آدمی کا شو اوندھے منہ پڑا تھا۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے لگا شاید ایک اور مرڈر ہو گیا ہے، پر تبھی کمشنر نے غصے میں کہا، میرے پولیس والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہیں تو بنا پرمیشن کسی کو پاس نہیں آنے دینا چاہیے تھا۔ زمین پر پڑا آدمی پلٹا اور بولا، میرے پاس پرمیشن ہے، اور دھیرے دھیرے کھڑا ہو گیا۔ ارے موزیو جیراڈ، بیگس چونک گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ آ چکے ہیں۔ ایگزامیننگ میجسٹریٹ تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اتساہ سے اس نئے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پیرس سورٹے سے مشہور ڈیٹیکٹیو تھا، لمبا، لگ بھگ 30 سال کا، برے بال اور مونچھ اور فوجی سی چال۔ وہ اپنے رتبے کو لے کر پوری طرح جاگروک لگ رہا تھا۔ بیگس نے ہمارا پریچے کرایا۔ میں آپ کا نام جانتا ہوں موزیو پورو، جیراڈ بولا۔ آپ پرانی دنیا میں خاصے مشہور تھے، ہے نا؟ لیکن اب طریقے بہت بدل گئے ہیں۔ لیکن کرائم تو آج بھی ویسے ہی ہے، پورو نے شانتی سے کہا۔ میں نے ترنت سمجھ لیا کہ جیراڈ ناراض تھا کہ پورو بھی کیس میں شامل ہے، اور اگر اسے کوئی بڑا سراغ ملا تو شاید وہ کسی سے شیئر نہ کرے۔ بیگس پھر بولنے ہی والا تھا کہ جیراڈ نے کٹ کر دیا۔ میجسٹریٹ کو چھوڑیے، روشنی سب سے ضروری ہے۔ آدھے گھنٹے میں تو یہ بھی چلی جائے گی۔ مجھے کیس کی ساری جانکاری ہے۔ گھر کے لوگوں سے کل مل لیں گے۔ اگر ہمیں مرڈر کا کوئی سراغ مل سکتا ہے تو وہ یہی ملے گا۔ یہاں جو نشان ہے وہ پولیس والوں نے نہیں بنائے، بیگس نے کہا، وہ تو مزدوروں کے ہیں جنہوں نے باڈی دیکھی تھی۔ جیراڈ نے ناراضگی سے کہا، ہمیں اس جھاڑی سے 3 لوگوں کے نشان ملے۔ بیچ کے نشان موزیو رینالڈ کے ہیں، لیکن دونوں کنارے کے نشان جان بوجھ کر مٹائے گئے ہیں۔ زمین سخت ہے، لیکن وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ تو آپ باہری سراغ ڈھونڈ رہے ہیں؟ پورو نے پوچھا۔ بالکل، جیراڈ نے جواب دیا۔ پورو ہلکے سے مسکرایا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا لیکن چپ ہو گیا۔ پھر وہ جھکا اور زمین پر پڑی ایک اسپیڈ فاوڑے کو اٹھایا۔ اسی سے قبر کھودی گئی تھی، جیراڈ بولا، لیکن اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ رینالڈ کا اپنا فاوڑا تھا، اور جس نے اس کا استعمال کیا اس نے دستانے پہنے تھے۔ یہ دیکھیے۔ اس نے اپنے پیر سے مٹی لگے دستانوں کی اور اشارہ کیا۔ یہ بھی اس کے ہی تھے، یا پھر مالی کے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے کوئی سراغ نہیں چھوڑا، لیکن میں انہیں پکڑ لوں گا۔ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اور میں اسے کھوج نکالوں گا۔ لیکن اب لگ رہا تھا کہ پورو کسی اور چیز میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا گندا سا لیڈ پائپ، سیسے کی پائپ، جو فاوڑے کے پاس پڑی تھی۔ اس نے اسے ہلکے سے انگلی سے اچھوا۔ کیا یہ بھی مرے ہوئے آدمی کی چیز ہے؟ اس نے پوچھا، اور مجھے ایسا لگا جیسے اس کے سوال میں تھوڑا سا تانا چھپا ہو۔ جیراڈ نے کندھے اچکا کر دکھایا کہ نہ تو اسے کچھ پتا تھا، نہ ہی کوئی فرق پڑتا تھا۔ شاید یہ ہفتوں سے یہاں پڑی ہو، ویسے بھی اس میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے کہا۔ اس کے الٹ یہ بہت دلچسپ لگ رہی ہے، پورو نے بہت میٹھے سور میں کہا۔ مجھے لگا کہ پورو بس پیرس والے ڈیٹیکٹیو کو چڑھا رہا تھا، اور اگر ایسا تھا تو وہ کامیاب ہوا۔ جیراڈ غصے میں مڑ گیا اور بولا کہ اس کے پاس برباد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پھر وہ زمین پر جھک کر دوبارہ دھیان سے نشان ڈھونڈنے لگا۔
इसी बीच पॉयरो जैसे किसी आइडिया से चौंक गया हो, वापस ब्राउनली पार करके उस छोटे से शेड का दरवाजा आजमाने लगा। वो लॉक्ड है, जिराट ने बिना देखे कहा। वो तो माली का कबाड़ रखने की जगह है। फावड़ा वहां से नहीं, बल्कि घर के पास वाले टूल शेड से लिया गया है। कमाल है, वेक्स ने मुझसे धीरे से कहा। उसे यहाँ आए सिर्फ आधा घंटा हुआ है और देखो उसे सब पता चल गया। क्या आदमी है! निस्संदेह जिराड आज का सबसे महान डिटेक्टिव है। हालांकि मुझे जिराड बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी मैं मन ही मन उसकी कुशलता से प्रभावित था। उसमें एक ही अलग प्रकार की एफिशिएंसी झलक रही थी। दूसरी तरफ मुझे लग रहा था कि अभी तक पॉयरो ने कोई खास उपलब्धि नहीं दिखाई है और ये बात मुझे परेशान कर रही थी। वो ऐसी बेमतलब की बातों में ध्यान दे रहा था जिनका केस से कोई संबंध नहीं लग रहा था। इसी समय उसने अचानक पूछा, मुझे बेक्स, प्लीज बताइए, इस कब्र के चारों ओर जो सफेद लाइन खींची है इसका मतलब क्या है? क्या ये पुलिस का कोई तरीका है? नहीं मुझे पॉयरो, बेक्स ने कहा, ये तो गोल्फ कोर्स की चीज है। ये दिखाता है कि यहाँ बंकर बनेगा। एक बंकर? पॉयरो मेरी ओर मुड़ा। ये वो गड्ढा होता है ना जिसमें रेत होती है और एक तरफ ऊंचाई? हाँ, मैंने हामी भरी। मुझे रेनॉल्ड गोल्फ खेलते थे? हाँ, उन्हें गोल्फ बहुत पसंद था। इसी वजह से ये गोल्फ कोर्स बन रहा है। उन्होंने इसमें भारी फंडिंग दी थी कि डिजाइन भी उनकी राय से ली गई थी। पॉयरो ने सोचते हुए सिर हिलाया। फिर उसने कहा, उन्होंने लाश दफनाने के लिए बहुत बेकार जगह चुनी है ना? जब मजदूर खुदाई करते तो ये सब सामने आ ही जाता। बिल्कुल सही, जिराड ने उत्साह से कहा, और इसी से साबित होता है कि ये काम किसी बाहरी ने किया है। ये एक तरह का किसी फॉरेनर का काम लगता है। हाँ, पॉयरो ने थोड़ी अनिश्चितता से कहा। कोई भी ये जगह को जानता हो, यहाँ लाश नहीं दबाता जब तक कि वो नहीं चाहता कि वो लाश मिले, और वो तो बेवकूफी होगी, है ना? जिराड ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। हाँ, पॉयरो ने फिर कहा, थोड़े असंतोष के साथ, बिल्कुल बेवकूफी ही है। अध्याय 7, रहस्यमय मैडम डब्रोइल। जब हम घर की ओर लौट रहे थे तब मिस्टर वेक्स ने हमसे माफी मांगी और बताया कि उन्हें तुरंत मैजिस्ट्रेट को जिराड के आने की जानकारी देनी है। जिराड खुद बहुत खुश नजर आया जब पॉयरो ने कहा कि उन्हें अब और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हमने जाते वक्त जो आखिरी चीज देखी थी वो थी जिराड जमीन पर हाथ पांव के बल रेंगते हुए बहुत ही बारीकी से खोज कर रहा था। मैं उसकी मेहनत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। पॉयरो ने मेरे मन की बात शायद भांप ली, क्योंकि जैसे ही हम अकेले हुए उसने तंज कसा। तो अब तुमने देख लिया वो डिटेक्टिव जिसे तुम पसंद करते हो, इंसानी खोजी कुत्ता, है ना मेरे दोस्त? कम से कम वो कुछ तो कर रहा है पॉयरो, मैंने चिड़चिड़ा कर कहा। अगर कुछ सुराग हुआ तो वो जरूर ढूंढ निकालेगा। और तुम? अरे मैंने भी कुछ ढूंढा है, एक पाइप। बकवास मत करो पॉयरो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब है छोटे छोटे सुराग जो हमें सीधे कातिल तक ले जाए। मेरे दोस्त, 2 फुट लंबा सुराग भी उतना ही अहम होता है जितना 2 मिलीमीटर का। लेकिन लोगों को लगता है कि असली सुराग हमेशा बहुत छोटे होते हैं। और रही बात इस पाइप की, तुम कह रहे हो कि उसका केस से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जिराड ने ऐसा कहा? नहीं, मैं कुछ पूछने ही वाला था। अब और कुछ न कहो, जिराड को उसकी खोज करने दो और मुझे मेरी सोच पर चलने दो। मामला देखने में आसान लगता है, लेकिन लेकिन मेरे दोस्त, मुझे संतोष नहीं हो रहा। और जानते हो क्या, क्योंकि उस कलाई घड़ी का वक्त 2 घंटे आगे था। और भी कई अजीब बातें हैं जो आपस में मेल नहीं खा रही। उदाहरण के लिए, अगर कातिलों का मकसद बदला लेना था तो उन्होंने रेनॉल्ड को नींद में ही क्यों मार नहीं दिया? उन्हें सिगरेट चाहिए था, मैंने याद दिलाया। पॉयरो ने अपने कोट से एक धूल का कण झाड़ते हुए कहा। तो फिर वो सीक्रेट कहाँ है? शायद कहीं दूर, क्योंकि उन्होंने उससे कपड़े पहनने को कहा। लेकिन फिर वो मरता है घर के ही पास, जहाँ आवाज भी सुनाई दे सकती थी। और फिर वो खंजर, वो भी क्या संयोग है कि वो वहीं पड़ा मिला, जैसे किसी ने पहले से रख छोड़ा हो। उसने रुककर माथा सिकोड़ते हुए कहा, नौकरों ने कुछ सुना क्यों नहीं? क्या उन्हें बेहोश किया गया था? क्या कोई साथी था जिसने दरवाजा खुला रखा? मैं सोच रहा हूँ कि वो अचानक रुक गया। अब हम घर के सामने पहुंच चुके थे। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरे दोस्त,
अब मैं तुम्हें चौंकाने वाला हूँ, तुम्हें खुश करने वाला हूँ। मैंने तुम्हारी बात दिल पे ले ली है। चलो कुछ फुटप्रिंट्स चेक कर लेते हैं। कहाँ? वहां दाहिनी तरफ की क्यारी में। मिस्टर बेक्स कहते हैं कि वो माली के पैर के निशान हैं। चलो देख लेते हैं। देखो, वो सामने से अपने व्हील बैरो ठेला के साथ आ रहा है। वास्तव में एक बुजुर्ग माली पौधों से भरा हुआ ठेला लेकर आ रहा था। पॉयरो ने उसे बुलाया और वो हल्का सा लंगड़ाते हुए हमारे पास आया। तुम उसे उसके जूते मांगने वाले हो ताकि फुटप्रिंट से मिलान हो सके? मैंने उत्साह से पूछा। अब मेरी पॉयरो पर थोड़ी आस्था लौटने लगी थी। बिल्कुल, पॉयरो ने कहा। पर क्या उसे ये अजीब नहीं लगेगा? उसे कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। हम कुछ और कहते उससे पहले वो माली हमारे पास पहुंच गया। क्या मुझे बुलाया मिस्टर? हाँ, तुम यहाँ लंबे समय से माली हो, है ना? 24 साल से मिस्टर। और तुम्हारा नाम? अगस्तस मिस्टर। मैं इन खूबसूरत जेरानियम्स की तारीफ कर रहा था। बहुत सुंदर है। क्या इन्हें लगाए हुए बहुत समय हो गया? कुछ समय हुआ है मिस्टर, लेकिन मिट्टी को अच्छा बनाए रखने के लिए पुराने पौधे हटाकर नए लगाते रहना पड़ता है। तुमने कल कुछ नए पौधे लगाए थे, है ना? मिस्टर की नजर बहुत तेज है। हाँ, कल रात दोनों बेड्स पे पौधे लगाए थे। धूप में पौधे नहीं लगाने चाहिए, इसलिए रात को लगाया। पौरों की दिलचस्पी से ऑगस्टस बहुत खुश था और ज्यादा बोलने लगा। वो वाला पौधा बड़ा अच्छा है, पौरो ने कहा। क्या उसका एक कटिंग मिल सकता है? बिल्कुल मिस्टर। ऑगस्टस क्यारी के पास गया और पौधे से एक टहनी काट दी। पौरो ने खूब शुक्रिया अदा किया और अगस्तस वापस अपने ठेले की ओर चला गया। देखा, पौरो ने मुस्कुराते हुए कहा और झुककर क्यारी में जूते के निशान देखे। मैंने नहीं सोचा था, ये बहुत आसान था कि जूता पहनना होगा उस निशान में। तुम अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या कहता है निशान? मैंने ध्यान से क्यारी देखी। सभी निशान एक ही जूते के हैं, मैंने कहा। तुम्हें ऐसा लगता है? चलो मैं भी सहमत हूँ, पौरो ने कहा। लेकिन वो जैसे ध्यान कहीं और लगाया हुआ था। कम से कम तुम्हारे दिमाग से एक झंकार तो निकली, मैंने मजाक किया। क्या मतलब? मतलब अब तो तुम इन फुटप्रिंट्स में दिलचस्पी लेना बंद कर दोगे। पर हैरानी की बात थी कि पॉयरो ने सिर हिलाया। नहीं नहीं मेरे दोस्त, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। अभी भी बहुत कुछ अंधेरे में है, लेकिन जैसे मैंने मिस्टर बेक से कहा था, ये पद चिन्ह इस केस में सबसे जरूरी सुराग है। और वो बेचारा जेरोड, मुझे शक है कि उसने इन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया होगा। उसी समय सामने का दरवाजा खुला और मैजिस्ट्रेट हॉटे और पुलिस कमिश्नर बाहर आए। मोज़े पॉयरो, हम आपको ही ढूंढ रहे थे, मैजिस्ट्रेट ने कहा। देर हो रही है, लेकिन मैं मैडम डोब्रॉयल से मिलने जाना चाहता हूँ। वो रेनॉल्ड की मौत से बहुत दुखी होंगी और हमें उनसे कोई सुराग मिल जाए। जो राज उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताया, वो शायद उस औरत को बता दिया हो जिससे वो बेहद मोहब्बत करते थे। हम सब जानते हैं कि पुरुष कहाँ कमजोर होते हैं, है ना? हम सब चुप रहे और उनके साथ चल दिए। पॉयरो मैजिस्ट्रेट के साथ था और मैं और कमिश्नर पीछे चल रहे थे। फ्रांसिस की कहानी में कोई बड़ी गलती नहीं है, कमिश्नर ने मुझसे कहा। मैंने हेडक्वार्टर्स में फोन किया था। पिछले 6 हफ्तों में, यानी जब से मोज़े और रेनॉल्ड मार्नेल में लाए, मैडम डब्रॉयल ने 3 बार बैंक में मोटी रकम जमा की है। कुल मिलाकर 2 लाख फ्रैंक्स। ओह, मैंने कहा, यानी लगभग 4,000 पौंड। बिल्कुल, साफ है कि रेनॉल्ड उनके इश्क में पूरी तरह डूबा हुआ था। अब देखना यह है कि क्या उसने अपना राज उन्हें बताया। मैजिस्ट्रेट को उम्मीद है, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं। हम सड़क पर उसी मोड़ की ओर जा रहे थे जहां हमारी कार पहले खड़ी थी, और तभी मुझे एहसास हुआ कि विला मार्गरेट यानी मैडम डब्रॉयल का घर वहां छोटा सा घर था जहां से वो खूबसूरत लड़की निकली थी। वो यहाँ कई सालों से रह रही है, कमिश्नर ने घर की ओर इशारा करते हुए कहा। बहुत ही शांत, बिना किसी शोर शराबे के। उनके कोई खास रिश्तेदार या दोस्त नहीं है, सिर्फ मार्नेल विल में बनी कुछ जान पहचान। वो अपने अतीत या अपने पति की कभी कोई बात नहीं करती। कोई नहीं जानता वो जिंदा है या मर चुका है। एक रहस्य है उनके बारे में। मैंने सिर हिलाया, मेरी रुचि और बढ़ गई। और बेटी, मैंने पूछने की कोशिश की। एक बहुत ही सुंदर लड़की, शालीन, धार्मिक, जैसी एक लड़की होनी चाहिए। उसकी हालत पर दया आती है, क्योंकि भले ही वो अपने अतीत के बारे में कुछ न जानती हो, लेकिन जो भी पुरुष उससे शादी करना चाहेगा, उसे सच तो पता करना ही पड़ेगा। और फिर
कमिश्नर ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन इसमें उसकी क्या गलती? मैंने गुस्से में कहा। गलती नहीं है, लेकिन आदमी अपने पत्नी के अतीत के बारे में बहुत सोचता है, उन्होंने जवाब दिया। मैं और कुछ कह पाता, इससे पहले ही हम दरवाजे पर पहुंच गए। मोज़े हॉटेट ने बेल बजाई। कुछ मिनट बाद अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई और दरवाजा खुला। दरवाजे पर वही लड़की थी जिसे मैंने दोपहर में देखा था। हमें देखकर उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसकी आंखों में डर साफ दिखा। कोई शक नहीं था, वो डरी हुई थी। मैडमोजेल डब्रॉयल, मोज़े हॉटेट ने टोपी उतारते हुए कहा, हमें खेद है आपको परेशान करने के लिए, लेकिन कानून की मजबूरी है। कृपया अपनी माँ से कहे कि वो हमें कुछ मिनट दे दे। लड़की कुछ पल चुप खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, मैं देखती हूँ, आप अंदर आइए। वो हॉल के बाई ओर के कमरे में गई और उसकी धीमी आवाज सुनाई दी। फिर एक और आवाज आई जो लगभग वैसी ही थी, पर थोड़ी ठंडी और गंभीर। हाँ जरूर, उन्हें अंदर बुलाओ। थोड़ी ही देर में हम मैडम डब्रॉयल के आमने सामने थे। वो अपनी बेटी जितनी लंबी नहीं थी, लेकिन उनकी उम्र की गरिमा और खूबसूरती साफ झलक रही थी। उनके बाल बीच में से मांग किए हुए थे और उनकी नीली आंखें थोड़ी झुकी हुई पलकों के नीचे थी। उम्र थोड़ी जरूर थी, लेकिन उनका आकर्षण उम्र से परे था। आप मुझसे मिलना चाहते थे? उन्होंने पूछा। हाँ मैडम, मोज़े हॉटेट ने गला साफ करते हुए कहा। हम मोज़े रेनॉल्ड की मौत की जांच कर रहे हैं। शायद आपने सुना होगा। उन्होंने सिर झुका दिया, पर चेहरा भावहीन रहा। क्या आप हमें कुछ जानकारी दे सकती है जो इस केस में मदद करे? मैं? उनके चेहरे पर हैरानी का अभिनय अच्छा था। हमें लगता है कि आप शामों को अक्सर उस विला में जाती थी जहां वो रहते थे। क्या यह सही है? उनके गालों पर हल्की सी लाली आ गई, लेकिन उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप ऐसा सवाल पूछने का कोई हक नहीं रखते। मैडम, ये एक हत्या का मामला है, मोज़े हॉटेट ने कहा। तो क्या हुआ? मेरा उस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन आप उस आदमी को अच्छे से जानती है। क्या उन्होंने कभी बताया कि उन्हें कोई खतरा है? कभी नहीं। क्या उन्होंने कभी सैंटियागो में अपने जीवन या दुश्मनों का जिक्र किया? नहीं। तो आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकती? मुझे नहीं लगता। आप उसकी पत्नी से क्यों नहीं पूछते? उनकी आवाज में हल्का सा व्यंग था। उसकी पत्नी ने जितना भी बता सकती थी बता दिया है। ओह, मैडम डब्रॉयल बोली, मुझे आश्चर्य है। किस बात का आश्चर्य मैडम? कुछ नहीं। जज ने उन्हें गौर से देखा। उसे समझ आ गया कि वो एक कड़ी टक्कर में है। आप पक्के तौर पर कहती है कि रेनॉल्ड ने आपको कोई राज नहीं बताया? आप क्यों सोचते हैं कि वो मुझे बताता? क्योंकि मैडम, मोज़े हॉटेट ने जानबूझकर तीखे लहजे में कहा, एक आदमी अपनी प्रेमिका को वो बातें बताता है जो अपने पत्नी को नहीं बताता। क्या? वो चौंक गई। उनकी आंखों में आग सी चमक उठी। आपने मेरा अपमान किया है और मेरी बेटी के सामने। आप जाइए, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बेशक जीत उस महिला की हुई। हम सभी विला मार्गरेट से चुपचाप निकल गए, जैसे कोई शर्माया हुआ स्कूल का बच्चा। पर वो चुपचाप सोचता रहा, फिर अचानक बोला, क्या यहाँ पास में कोई अच्छा होटल है? हाँ, होटल डेस बेंस है, थोड़ी ही दूर पर। वही रुक जाइए, मोज़े हॉटेट ने कहा। बहुत धन्यवाद, फिर कल सुबह मिलते हैं, पोरो ने कहा। हम मर्लिन विल की ओर चढ़ पड़े। फ्रेंच पुलिस का सिस्टम बहुत गजब का है, पोरो ने कहा। हर छोटे बड़े इंसान की इतनी जानकारी रखी जाती है। देखो, सिर्फ 6 हफ्ते में रेनॉल्ड के बैंक डिटेल से लेकर उसकी पसंद नापसंद तक सब बता कर लिया। और मैडम डब्रॉयल के अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है ये भी तुरंत जान गए। तभी अचानक एक लड़की बिना टोपी के हमारी तरफ दौड़ती आई। मार्था डब्रॉयल। माफ कीजिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। माँ को मत बताइए। क्या ये सच है कि मिस्टर रेनॉल्ड ने मरने से पहले एक डिटेक्टिव को बुलाया था और वो आप है? हाँ मैडमोजेल, बिल्कुल सच है। लेकिन आपको कैसे पता चला? फ्रांसोइस ने हमारी एमिल को बताया, लड़की ने शर्मा कर कहा। अरे वाह, क्या गोपनीयता है, पोरो ने मजाक में कहा। खैर, आप क्या जानना चाहती है? वो कुछ कहना चाहती थी, पर डर भी रही थी। फिर धीरे से बोली, क्या किसी पर शक है? पोरो ने उसे ध्यान से देखा, फिर थोड़ा टालते हुए बोला, शक तो है, हवा में है। पर किसी खास पर? आप क्यों जानना चाहती है? लड़की एक पल को डर गई, फिर बोली, मोज़े रेनॉल्ड मेरे साथ बहुत अच्छे थे। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ। अच्छा,
पॉयरो ने कहा। अभी शक दो लोगों पर है। मुझे ऐसे लगा जैसे उसके चेहरे पर थोड़ी राहत की लहर दौड़ी। नाम पता नहीं, लेकिन दोनों शायद चिली, सैंटियागो से है। और अब मैडमोजेल आप देखिए, सुंदर और जवान होने का असर। मैंने आपके लिए एक प्रोफेशनल राज खोल दिया। लड़की हंसी और फिर शर्माकर धन्यवाद कहा। अब मुझे वापस जाना चाहिए, माँ मुझे ढूंढेगी, वो बोली और चली गई। वो तेजी से सड़क की ओर भाग गई, जैसे कोई मॉडर्न एटलांटा हो। मैं उसे जाते हुए देख रहा था। मोन अमी, मेरे दोस्त, पॉयरो ने अपनी हल्की, व्यंग्यात्मक और शांत आवाज में कहा, क्या हम पूरी रात यही खड़े रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि तुमने एक सुंदर लड़की देख ली है और तुम्हारा दिमाग चकरा गया है? मैं हंस पड़ा और माफी मांगी। लेकिन पॉयरो, वो सच में बहुत सुंदर है। कोई भी उसे देखकर अपने होश खो सकता है। पर मेरी हैरानी की बात यह थी कि पॉयरो ने गंभीरता से सिर हिलाया। अरे मेरे दोस्त, अपने दिल को मार्था डुब्रॉयल के लिए मत लगाना। वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। पापा पॉयरो की बात मान लो। क्यों? मैंने चौंक कर पूछा। कमिश्नर ने तो कहा था कि वो उतनी ही अच्छी है जितनी सुंदर, एकदम फरिश्ता जैसी। पॉयरो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ सबसे बड़े अपराधियों के चेहरे भी फरिश्तों जैसे होते हैं। ग्रे सेल्स में कोई दोष होना और चेहरे पर मैडोना जैसी मासूमियत होना दोनों साथ हो सकते हैं। पॉयरो, मैंने चौंक कर कहा, क्या तुम सच में एक मासूम लड़की पर शक कर रहे हो? अरे अरे, ऐसे उत्तेजित मत हो जाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं उस पर शक करता हूँ। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, उसका इस केस में दिलचस्पी लेना थोड़ा अजीब है। इस बार तो मैं तुमसे आगे देख पा रहा हूँ, मैंने कहा। उसकी चिंता खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए है। मेरे दोस्त, पॉयरो बोला, जैसे हमेशा होता है तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता। मैडम डब्रॉयल खुद को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। उन्हें अपनी बेटी की चिंता की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें थोड़ा छेड़ रहा था, लेकिन फिर भी मैं वही बात दोहराता हूँ, उस लड़की से दिल मत लगाओ। वो तुम्हारे लिए नहीं है। मैं, हर्क्यूल पॉयरो, ये जानता हूँ। सैक्रे, बस अगर मुझे याद आ जाए कि मैंने वो चेहरा कहाँ देखा है। कौन सा चेहरा? मैंने चौंक कर पूछा। माँ का चेहरा, बेटी का नहीं। पॉयरो ने मेरी हैरानी देखते हुए जोर से सिर हिलाया। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, बहुत समय पहले की बात है। मैं बेल्जियम पुलिस में था। मैंने उस औरत को असल में नहीं देखा, लेकिन उसकी तस्वीर जरूर देखी है, किसी केस में। और मुझे लग रहा है, क्या, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो कोई मर्डर केस था। अध्याय 8, एक अनोखी मुलाकात। अगली सुबह हम बहुत जल्दी विला पहुंच गए। इस बार गेट पर खड़े आदमी ने हमें नहीं रोका, बल्कि उसने हमें आदर से सलाम किया और हम घर की ओर बढ़ गए। मेड लियोन अभी अभी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और बातचीत करने में उसे कोई ऐतराज नहीं लग रहा था। पॉयरो ने मिसेस रेनॉल्ड की तबीयत के बारे में पूछा। लियोन ने सिर हिलाया। बेचारी बहुत ज्यादा परेशान है, कुछ भी नहीं खा रही है, बिल्कुल भी नहीं, और उनका चेहरा एकदम भूत की तरह सफेद हो गया है। दिल टूट जाता है उन्हें देखकर। मैं तो कभी ऐसे किसी आदमी के लिए नहीं रोती जो मुझे धोखा देकर किसी और औरत से प्यार करता हो। पॉयरो ने सहमति में सिर हिलाया। जो तुम कह रही हो वो सही है, लेकिन क्या किया जाए, एक औरत का दिल जो सच्चा प्यार करता है वो बहुत कुछ माफ कर सकता है। फिर भी जाहिर है कि पिछले कुछ महीनों में उनके बीच कई बार झगड़ा हुआ होगा। फिर लियोन ने सिर हिलाया। नहीं मोजियर, कभी नहीं। मैंने कभी मैडम को कोई शिकायत करते नहीं सुना। वो तो एकदम फरिश्ते जैसी थी, मोजियो से बिल्कुल अलग। मोजियर रेनॉल्ड का मिजाज अच्छा नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं। जब वो गुस्से में आते थे तो पूरा घर जान जाता था। जिस दिन उनका झगड़ा मोजियर जैक से हुआ, वो ऐसा लग रहा था जैसे बाजार में खड़े होकर चिल्ला रहे हो। वाकई, पॉयरो ने कहा। और ये झगड़ा कब हुआ था? मोजियो जैक जब पेरिस जा रहे थे, उसे ठीक पहले। वो लाइब्रेरी से बाहर निकले, हॉल से अपना बैग उठाया और दौड़ पड़े स्टेशन के लिए। कार रिपेयर हो रही थी तो पैदल ही दौड़ गए। मैं सलून में झाड़ू लगा रही थी। मैंने देखा उनका चेहरा एकदम सफेद था और दोनों गालों पर गुस्से के दो लाल निशान थे। बहुत गुस्से में थे वो। लियोन को अपनी कहानी सुनाने में बड़ा मजा आ रहा था। और ये झगड़ा किस बारे में था? ये मुझे तो नहीं पता, लियोन ने माना। सच तो ये है कि वो बहुत तेजी से और ऊंची आवाज में इंग्लिश में बोल रहे थे,
اس لیے مجھے سمجھ نہیں آیا، پر موزی کا سارا دن مزاج خراب تھا، انہیں خوش کرنا ناممکن تھا۔ اوپر کسی دروازے کے بند ہونے کی آواز نے لیون کی کہانی روک دی۔ اور فرانسوائز جو میرا انتظار کر رہی ہے، اس نے کہا، وہ بوڑھی ہمیشہ ڈانٹتی رہتی ہے۔ پوئرو نے اسے روکا۔ ایک منٹ میڈم موزل، جج صاحب، ایگزامن میجسٹریٹ کہاں ہے؟ وہ لوگ گیراج میں کار دیکھنے گئے ہیں۔ موزیو کمشنری کو شک ہے کہ وہی کار ہتیا کی رات استعمال کی گئی تھی۔ کوئل آئی ڈی، پوئرو نے دھیرے سے کہا، جیسے اسے بات پر وشواس نہ ہوا ہو۔ کیا باہر جا کر ان سے ملیں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں سلون میں ان کا انتظار کروں گا، اتنی گرمی میں وہاں ٹھنڈک ہے۔ پوئرو کا شانت رویہ مجھے زیادہ پسند نہیں آیا۔ اگر برا نہ مانو، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، تم اپنی طرف سے کچھ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہو، ہے نا؟ ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جیراٹ کیا کر رہا ہے۔ وہ انسانی شکاری کتا، پوئرو نے ہنستے ہوئے کہا اور آرام سے کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ ٹھیک ہے میرے دوست، جاؤ، الوداع۔ میں باہر نکل گیا۔ واقعی میں بہت گرمی تھی۔ میں اسی راستے پر چل رہا تھا جو ہم نے کل لیا تھا۔ میں خود بھی کرائم سین کو دیکھنا چاہتا تھا، پر میں سیدھے اس جگہ نہیں گیا، بلکہ جھاڑیوں سے ہو کر ایک دوسرا راستہ چنا تاکہ تھوڑا دائیں سے آ سکوں۔ یہاں جھاڑیاں بہت گھنی تھی اور مجھے راستہ بنانے میں کافی مشقت کرنی پڑی۔ جب میں آخر کار باہر نکلا تو اتنی زور سے نکلا کہ سیدھا جا کر ایک لڑکی سے ٹکرا گیا۔ وہ لڑکی پیڑوں کی طرف پیٹ کیے کھڑی تھی۔ وہ چونک کر چیخی اور میں بھی حیرانی سے بول پڑا، کیونکہ وہ ٹرین والی میری دوست سنڈریلا تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ چونکتے ہوئے کہا، تم؟ وہ پہلی سنبھلی اور بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ میں نے جواب دیا، انتم بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تم تو اچھے بچے کی طرح انگلینڈ لوٹ رہے تھے، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تم اپنی بہن کے ساتھ جا رہی تھی، ایک اچھی بچی کی طرح۔ ویسے تمہاری بہن کیسی ہے؟ وہ ہنسی، کتنے اچھے ہو تم جو پوچھ رہے ہو۔ میری بہن ٹھیک ہے، شکریہ۔ وہ یہاں ہے؟ نہیں، وہ شہر میں ہی رکی ہے، اس نے اکڑ سے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری کوئی بہن ہے ہی نہیں۔ میں ہنسا، اگر ہے تو اس کا نام ہیرس ہوگا۔ تمہیں میرا نام یاد ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سنڈریلا، لیکن اب تو تم اصلی نام بتاؤ گی نا؟ اس نے شرارتی مسکان کے ساتھ سر ہلایا۔ نہیں۔ تو پھر تم یہاں کیوں ہو؟ اوہ، وہ بات سنا ہوگا تم نے، ہم لوگ اپنی پروفیشن میں کبھی کبھی ریسٹنگ بھی کرتے ہیں، اتنی مہنگی فرینچ جگہوں پر۔ اگر صحیح جگہ پتا ہو تو بہت سستا ہوتا ہے۔ میں اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب میں تم سے 2 دن پہلے ملا تھا تب تو تمہارے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم لوگ کبھی نہ کبھی ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، اس نے گمبھیرتا سے کہا۔ اب میں نے تمہیں جتنا بتانا چاہیے تھا اتنا بتا دیا۔ چھوٹے بچوں کو زیادہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے۔ ویسے تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تم یہاں کیوں ہو۔ یاد ہے میں نے تمہیں اپنے ڈیٹیکٹیو دوست کے بارے میں بتایا تھا؟ ہاں، اور شاید تم نے یہ مرڈر کیس سنا ہوگا، ولا جنیوے والا۔ وہ مجھے گھورتی رہ گئی، اس کی سانس تیز ہو گئی اور آنکھیں گول ہو گئی۔ تم اس کیس میں شامل ہو؟ میں نے سر ہلایا۔ وہ بہت پربھاوت دکھ رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ تک وہ کچھ نہیں بولی، پھر سر ہلایا اور بولی، واہ، اب تو مجھے سب دیکھنا ہے، ساری بھیانک چیزیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کرائمز کی میں دیوانی ہوں، میں نے گھنٹے بھر سے آس پاس گھوم گھوم کر دیکھا ہے۔ اب جب تم مل ہی گئے ہو تو سب دکھا دو۔ ارے پر سنو، رکو، ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کو اندر جانے نہیں دے رہے، بہت سخت ہے۔ پر تم تو بڑے لوگ ہو، ہے نا؟ مجھے اپنی امپورٹنٹ پوزیشن چھوڑنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں اتنا شوق کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اوہ، سب کچھ دیکھنا ہے، جگہ، ہتھیار، ڈیڈ باڈی، فنگر پرنٹس، جو بھی ہو۔ پہلی بار مجھے ایسا مرڈر پاس سے دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ یاد ساری زندگی رہے گی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، من بھاری ہو گیا تھا۔ آج کل کی لڑکیاں کیسی ہوتی جا رہی ہے۔ اس لڑکی کے بھیانک اتساہ نے مجھے گھن سے بھر دیا۔ اتنا اونچا مت اڑو، لڑکی نے اچانک کہا، اتنی اکڑ مت دکھاؤ۔ جب تمہیں یہ کیس ملا تب کیا تم نے ناک چڑھا لی تھی اور کہا تھا کہ یہ گندا کام ہے، تم اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ نہیں، لیکن اگر تم یہاں چھٹیوں میں آئے ہوتے تو کیا تم بھی میری طرح ہی تاک جھاک نہیں کر رہے ہوتے؟ بالکل کرتے۔ میں ایک مرد ہوں،
तुम एक औरत, तुम्हारा औरतों को लेकर जो ख्याल है वो यही है कि अगर कोई चूहा दिख जाए तो कुर्सी पर चढ़कर चिल्लाने लगती है। ये सब प्राचीन जमाने की बातें हैं, लेकिन तुम मुझे सब दिखाओगे, है ना? देखो, इससे मुझे बहुत फायदा हो सकता है। कैसा फायदा? सारे रिपोर्टर्स को अंदर आने से रोका गया है। अगर मुझे कोई अंदर की कहानी मिल जाए तो मैं किसी अखबार में एक बहुत अच्छा आर्टिकल कर सकती हूँ। तुम्हें नहीं पता वे लोग अंदर की बातों में कितना पैसा देते हैं। मैं थोड़ा हिचकिचाया, तभी उसने अपना छोटा नर्म हाथ मेरे हाथ में रख दिया। प्लीज, एक बार, प्लीज। मैं मान गया। सच कहूँ तो मुझे भी गाइड बनने में मजा आ रहा था। हम सबसे पहले उस जगह गए जहाँ लाश मिली थी। वहाँ एक आदमी पहरा दे रहा था, जिसने मुझे पहचान लिया और सलाम किया। उसने मेरे साथी से कोई सवाल नहीं किया। शायद उसे लगा मैं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैंने सिंड्रेला को समझाया कि कैसे लाश मिली थी और उसने ध्यान से सुना। बीच बीच में समझदारी से कुछ सवाल भी पूछे। फिर हम विला की ओर बढ़े। मैं थोड़ा सावधानी से चल रहा था, क्योंकि सच कहूँ तो मैं किसी से मिलने को इच्छुक नहीं था। मैं उसे झाड़ियों के रास्ते से घर के पीछे ले गया, जहाँ एक छोटा शेड था। मुझे याद आया कि कल शाम मोज़ेफ बेग्स ने दरवाजा लॉक करने के बाद चाबी सार्जेंट मार्शट को दे दी थी। अगर मोज़ेफ जिराट को जरूरत पड़े तो, उन्होंने कहा था। मुझे लगा कि जिराट के इस्तेमाल के बाद चाबी शायद वापस मार्शट के पास आ गई हो। मैंने लड़की को झाड़ियों में ही छोड़ दिया और घर के अंदर गया। मार्शट अभी भी सलून के बाहर ड्यूटी पर था। अंदर से आवाजें आ रही थी। मोजियो को मोजियो हॉटेट से मिलना है। वे अंदर है। फिर से फ्रांसोइस से पूछताछ कर रहे हैं। नहीं, मैंने जल्दी से कहा, मुझे उनसे नहीं मिलना, बस शेड की चाबी चाहिए, अगर नियमों के खिलाफ न हो तो। बिल्कुल मोजियो, उसने चाबी निकाल कर दी। मोजियो हॉटेट ने कहा कि आपको पूरी आजादी दी जाए। जब काम खत्म हो जाए तो बस चाबी मुझे लौटा दें। जरूर। मुझे ये सोचकर खुशी हुई कि मार्शट की नजर में भी मैं पॉयरो जितना ही महत्वपूर्ण था। लड़की मेरा इंतजार कर रही थी। उसने चाबी देखकर खुशी से कहा, मिल गई? बिल्कुल, मैंने ठंडे अंदाज में कहा। वैसे जो मैं कर रहा हूँ वो काफी खतरनाक है। तुम बहुत स्वीट हो, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। चलो अब। घर से कोई हमें देख तो नहीं रहा? रुको, मैंने उसे रोका। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा अगर तुम सच में अंदर जाना चाहती हो तो। लेकिन क्या वाकई चाहती हो? तुमने कब्र देख ली, आसपास की जगह भी देख ली और सब डिटेल्स भी सुन ली। क्या यह सब काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अंदर जो तुम देखोगी वो बहुत डरावना होगा। उसने मुझे कुछ पल तक देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, मुझे डरावनी चीजें पसंद है। चलो। हम चुपचाप शेड के दरवाजे तक पहुंचे। मैंने दरवाजा खोला और हम अंदर गए। मैं लाश के पास गया और धीरे से चादर हटाई, जैसे कल बेक्स ने किया था। लड़की के मुंह से हल्की चीख निकली। मैंने उसकी ओर देखा, जब उसके चेहरे पर सच्चा डर था और उसके जोश और मस्ती की चमक एकदम बुझ गई थी। उसने मेरी सलाह नहीं मानी थी और अब वो उसकी सजा भुगत रही थी। मुझे उस पर कोई दया नहीं आई। अब वो पूरी तरह देखेगी। मैंने लाश को पलटा। देखा, मैंने कहा, उसे पीठ में छुरा मारा गया था। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। किससे? मैंने कांच के जार की ओर इशारा किया। उस खंजर से। अचानक वो लड़की लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। मैं उसे उठाने दौड़ा। तुम बेहोश हो रही हो। चलो बाहर चलो, ये सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो गया। पानी, उसने मुश्किल से कहा। जल्दी, पानी। मैं दौड़ता हुआ घर गया। सौभाग्य से कोई नौकर आसपास नहीं था और मैं पानी और अपनी जेब से थोड़ी सी ब्रांडी मिला कर ले आया। कुछ मिनटों में मैं वापस आया। लड़की वैसी ही पड़ी थी, लेकिन कुछ गुड ब्रांडी वाले पानी से उसे हैरान कर देने वाली तेजी से ठीक कर दिया। मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, जल्दी, उसने कांपते हुए कहा। मैंने उसे सहारा दिया और हम बाहर आए। वो खुद दरवाजा बंद करते हुए गहरी सांस लेकर बोली, अब ठीक लग रहा है। ये बहुत भयानक था। तुमने मुझे अंदर क्यों जाने दिया? मुझे ये सुनकर हंसी आ गई। ये एकदम टिपिकल लड़की वाली बात थी। लेकिन मुझे राहत मिली कि वो उतनी पत्थर दिल नहीं थी जितनी मैं समझ रहा था। आखिरकार वो भी एक बस बच्ची थी और उसकी जिज्ञासा शायद बस एक भोली सी उत्सुकता थी। मैंने तो तुम्हें रोका था, मैंने धीरे से कहा। शायद, उसने कहा। खैर, अलविदा। रुको, तुम अकेले ऐसे नहीं जा सकते। तुम अभी भी ठीक नहीं हो।
मैं जरूर तुम्हें मार्निलविल तक छोड़कर आऊंगा। बिल्कुल नहीं, मैं अब ठीक हूँ। अगर फिर से चक्कर आए तो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने काफी विरोध किया, लेकिन आखिरकार मैंने उसे मना लिया कि कम से कम शहर के किनारे तक साथ चलो। हम वही रास्ता लौटे, कब्र के पास से होते हुए, फिर सड़क की ओर मुड़ते हुए, जहाँ शहर की दुकानें शुरू होती थी। वहां उसने रुककर मेरा हाथ थामा। अलविदा, और बहुत धन्यवाद मेरे साथ आने के लिए। तुम अब ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल। उम्मीद है तुम्हें मेरे साथ ये सब दिखाने के लिए कोई मुसीबत नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने हल्के अंदाज में कहा। तो अलविदा। अलविदा, मैंने कहा। अगर तुम यहीं ठहरी हो तो हम फिर मिलेंगे। उसने मुस्कुरा कर कहा, जरूर। तो अलविदा। एक सेकेंड रुको, तुमने मुझे अपना पता नहीं बताया। मैं होटल दो फेयर में ठहरी हूँ। छोटा सा होटल है, लेकिन अच्छा है। कल मुझसे मिलने आना। जरूर आऊंगा, मैंने शायद थोड़ा ज्यादा जोश में कहा। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, फिर विला की ओर लौट पड़ा। मुझे याद आया कि मैंने शेड का दरवाजा फिर से लॉक नहीं किया था। सौभाग्य से किसी ने ध्यान नहीं दिया था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी मार्शट को लौटा दी। और तभी मुझे याद आया, सिंड्रेला ने मुझे अपना पता तो दे दिया, लेकिन अब तक उसने अपना असली नाम नहीं बताया था।